अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे ज़रा एक बार फिर बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ब्रिक्स में इनविटेशन गया है। अब वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ शेख हसीना जो है उनके लिए भी बार बार कहा जा रहा है कि बांग्लादेश वापस मांग रहा है। तो क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे? वैसे तो सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने कहा है खुद शेख हसीना ने कि दिसंबर में चली जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत टेंशन जो है वो महसूस की जा सकती है। क्या कहेंगे आप? थैंक यू आरजू। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। आई डोंट नो आपके पास से बांग्लादेशीज देखते हैं या नहीं, शायद ये शो देखें तो उनको बहुत बहुत मुबारक। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा दिया है पहली बार टेस्ट। कह रहे हैं कि ये तारीखी विक्ट्री है बांग्लादेश के लिए। शायद पहली बार उन्होंने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। बट एनीवे, तो बहुत ही फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात। बट जियोपॉलिटिकली दे बिकम वेरी सीरियस। कि मुझे लगता है कि इंडिया ने जो शेख हसीना को प्रेस कॉन्फ्रेंस अलाउ करके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए वगैरह वगैरह, उससे उन्होंने तारिक रहमान को एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है, जिसकी वजह से तारिक रहमान को डोमेस्टिक बहुत प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत ही गुस्से में है पब्लिक इनसाइड बांग्लादेश। तो ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर के ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे। तो अब उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोई स्पोक्स पर्सन ने दो बातें रखी, या कह सकते हैं आप दो शर्तें रखी आने के लिए। तो इंडिया ने जो डेट्स दिए थे तारिक रहमान को, अगस्त की 20 और 21, तो आज 16 है, 5 दिन ही रह गए हैं। और आज संडे है, तो मतलब आप देखेंगे कि 5 दिन ही रह गए। तो उस 5 दिन में दे हैव टू डिसाइड। इट्स नॉट अ बिग इशू। देखिए, वो सुबह 9 बजे डिसाइड करके 10 बजे भी आ सकते हैं। जस्ट ए शॉर्ट फ्लाइट ढाका से दिल्ली के लिए। तो सो आई थिंक देयर विल बी सम हेक्टिक बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी। लेकिन उनके मिनिस्टर्स, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेसिकली दो शर्तें रखी कि एक कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दें, बांग्लादेश भिजा दें, यानी आइंदा 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब दे विल हैव टू। but I don't think the Indian legal system can work that fast because they'll have to issue an extradition order. कोर्ट से आना पड़ेगा, फिर वो कोर्ट फिर जाके they'll have to execute her। अगर वो ना मिली, रीलोकेट हो गई, छुप गई कहीं, I don't know what's going to happen। फिर दूसरी शर्त यूँ है कि उस्मान हादी के जो एक बहुत ही एंटी इंडिया स्पोक्स पर्सन पॉलिटिशियन थे जिनका असैसिनेशन हो गया था, तो उनके असैसिन्स इंडिया भाग कर आ गए थे और शायद वो पकड़े भी गए एंड दे आर आल्सो इन इंडियन कस्टडी। तो बांग्लादेश बेसिकली चाह रहा है कि उनको भी एक्स्ट्राडाइट कर दे। उन्होंने 2 कंडीशंस लगाए हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लेवल बहुत फ़र्क है उस्मान हादी का और शेख हसीना का। बट आई थिंक दे गेव इंडिया ए बैकडोर एग्जिट कि अगर इंडिया अगले 5 दिन में उस्मान हादी के बंदों को एक्स्ट्राडाइट कर देती है, दे आर अननोन पीपल, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि it will give Tariq Rahman the opportunity to say, चलो ये this is a good step and now we will reciprocate with something positive, और फिर वो आ जाएं 20 या 21 को। क्योंकि उसके बाद नरेंद्र मोदी खुद ट्रैवल कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू गो टू सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और फिर इंडिया इज़ गोइंग टू गेट बिजी विद द ब्रिक्स की समिट। तो जो शुरू में जब इससे पहले जब हम बात किए थे तो मैंने कहा था कि ही शुड गो। मतलब वो बिम्स्टेक के भी प्रेसिडेंट है इस बार बांग्लादेश। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि ये ठीक है, आप ये जो बायलैटरल विजिट है उसको ना करें, उसको यूज़ करें एज ए प्रोटेस्ट कि इंडिया ने जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया विशिएट यानी बहुत ही मतलब डैमेज कर दिया रिश्ते को। सो दैट्स व्हाट बांग्लादेश इज सेइंग। इंडिया ने शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात को बहुत डैमेज किया। दे विशिएटेड द सर्कमस्टांस। तो मुझे लगता है कि तारिक रहमान शुड गो टू इंडिया फॉर ब्रिक्स।
अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के अलावा और कोई बांग्लादेश को ब्रिक्स के समिट में नहीं बुलाएगा। दैट इज, वो तो मैं आपको साफ कह दूंगा, इंडिया ने बुला लिया बिकॉज इट्स अ नेबर एंड इंडिया हैज सम रीजंस, बट नो वन एल्स विल इनवाइट बांग्लादेश टू ब्रिक्स समिट। ना चाइना बुलाएगा, ना रशिया बुलाएगा, बिकॉज दे हैव अदर बिग नेम्स टू ब्रिंग, राइट। तो ये बहुत अच्छा चांस है। आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज कि इंडिया ने बांग्लादेश को दावत दी फॉर दिस। दे कुड हैव गिवन दिस टू इजिप्ट वगैरह कोई दूसरे बड़े मुल्क को। तो ही शुड गो फॉर द ब्रिक्स एनीवे, और वहां पे बायलैटरल कर ले मोदी के साथ। तो सो दे कैन से कि पब्लिकली हम कहने वाले हैं कि वी आर वेरी एंग्री विथ इंडिया, प्राइवेटली इंडिया को कह दें कि भाई डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हमारा अलाउ नहीं कर रहा तारिक रहमान के लिए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गो टू इंडिया स्पेशली आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये और बात है कि अगर आप शेख हसीना दे देते हैं तो देन ऑफ कोर्स पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। सो वी विल बी हैप्पी टू कम। वॉशिंगटन में एक प्यू स्टडी सेंटर है, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट छापी है अबाउट साउथ एशियन पब्लिक ओपिनियन एक दूसरे मुल्कों की तरफ। तो एक्चुअली मैंने उस पर शो रिकॉर्ड किया है, चंद घंटों के बाद लगा दूंगा उस सर्वे पर उस सर्वे के मुताबिक अभी भी 40% से ज़्यादा बांग्लादेशी हैव पॉजिटिव व्यूज अबाउट इंडिया, और इंडिया से शायद 25% ही लोग हैव पॉजिटिव व्यूज ऑफ बांग्लादेश। तो इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर, और मतलब आप कह सकते हैं इंडिया की अभी भी दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू इनसाइड बांग्लादेश, के सिर्फ 60% पीपल इन बांग्लादेश हैव नेगेटिव व्यूज ऑफ इंडिया एंड 40% या 42% हैव पॉजिटिव व्यूज। इंडिया शुड नॉट लूज दैट, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर वो समझ रहे हैं कि देखिए 10% तो उसमें तकरीबन हिंदू ही होंगे who have positive views of India, so they still have about 30% जो अवामी लीग के फॉलोअर्स थे होंगे that who have positive views of India, but India should not lose that constituency। अगर वो रिटेलिएट करते हैं किसी तरह से फॉर तारिक रहमान, मतलब उन्होंने ऑलरेडी रोक दिया था मेडिकल टूरिज्म जो कहते हैं, या स्टूडेंट्स का आना जाना। अभी भी अपेरेंटली बांग्लादेश भारत के बहुत सारे पोर्ट्स इस्तेमाल करता था एक्सपोर्ट करने के लिए, विच आई फाइंड इंटरेस्टिंग के बाज बांग्लादेशी प्रोविंसेस को माल इंडिया को बाय ट्रेन से भेज के फिर इंडिया के बोट से शिप से भेजना वाज इजियर देन सेंडिंग फ्रॉम देयर पोर्ट्स, जो उनके पास 2 बड़े पोर्ट्स हैं। और क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही पोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, आई थिंक स्केड्यूलिंग का भी इशू होगा, तो इंडिया ने बंद कर दिया था वो। सो ऐसे कई चीज़ें इंडिया ने किए हैं पिछले 1.5-2 साल में जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी पर नेगेटिव असर हुआ है। सो बांग्लादेश नीड्स टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दैट एंड नेगोशिएट विथ इंडिया, एंड इस तरह से अगर वो अकड़ के बात करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। इंडिया का भी नुकसान होगा, बट गिवन द साइज ऑफ इंडिया इकोनॉमी, इंडिया का कम नुकसान होगा, बांग्लादेश का ज़्यादा नुकसान होगा। सो दैट इज, फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश का जो म्यूचुअल ट्रेड है $13 बिलियन का है, तो बांग्लादेश के लिए इंडिया इज ए मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। चाइना, यूरोप, अमेरिका के बाद इट्स ए मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया के लिए बांग्लादेश इज नॉट अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, उन टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं होगा। सो आई थिंक इट इज इन बांग्लादेश इंटरेस्ट टू बी पॉजिटिव, बट इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी इन माय ओपिनियन, बिकॉज उनके रिएक्शन से उन्होंने अहमियत बढ़ा दी शेख हसीना की। They should have said she's just a criminal, she's wanted in our country. If India thinks she's worthy of a press conference, that tells you something about India। बोल के इग्नोर कर देना था सारा था, ऑलरेडी कवरेज तो नहीं हुआ, इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत ही नहीं थी। एंड बाय डूइंग दिस दे हैव, अब सबको क्यूरियोसिटी भी हो गई होगी, सारा डायस्पोरा जाके देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या बोली है वो उसने, एंड दैट विल लीव एन इम्पैक्ट वेदर यू आर प्रो हसीना और नॉट। सो आई थिंक उनका ओवर रिएक्शन वाज नॉट जस्टिफाइड, और उसमें वो बार बार फंस जा रहे हैं दैट टू शो के दे आर, मतलब उनकी कंस्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए दे हैव टू कीप सेइंग एंड डूइंग एंटी इंडिया थिंग्स, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर बांग्लादेश इन द लॉन्ग रन।
बिल्कुल, लग तो खैर ऐसे ही रहा है कि बांग्लादेश जो है उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने टर्म्स इसलिए भी बेहतर करना चाह रहे हैं कि कोई पड़ोसी तो ऐसा हो ना जिसके साथ रिलेशंस जो है बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान से भी नहीं है, चाइना से भी नहीं है, लेकिन इजराइल से बहुत मिलना जुलना हो रहा है। अभी भी 15 अगस्त के लिए जो है वो नेतन्याहू ने ट्विटर पे मैसेज मैं आज देख रही थी लिखा है भारत को, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिप्लाई किया है। तो ये जो नजदीकियां इजराइल के साथ बढ़ रही हैं वो आपके ख्याल से क्यों है? इट इज़ वेरी सिंपल, दे बोथ हेट मुस्लिम्स, और इज़राइल मार रहा है, मुसलमान बच्चों को मार रहा है, ये खुश हो रहे हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। वो जाके देखें कैसा वो इंडियंस को ट्रीट करते हैं। गूगल करके देखें हाउ इज़राइलीज़ ट्रीट इंडियंस जो इज़राइल चले गए हैं। उनको शेड्यूल कास्ट से भी इंडिया में दलितों को इतना बुरा ट्रीट नहीं करते जितना ये इंडियंस को ट्रीट करते हैं इन इज़राइल। यू कैन सी दैट। मतलब मेरे कहने की जाके गूगल कर ले, वीडियोस देख लें आप, ज़मीन पे पैर झुके हुए हैं, राबाइस के पाँव छू रहे हैं, अपने तो आप क्यों को। जाते हैं फिर इंडियंस वहां पे अगर इतना बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? इंडियंस कहाँ नहीं जाते कहाँ नहीं जाते। यहाँ पे हमारे मुल्क में 55 लाख इंडियंस हैं, 5.5 मिलियन इंडियंस हैं अमेरिका में तो US। ऐसा ऐसा बिहेव नहीं किया जाता ना, जैसा अगर आप इजराइल का जो कह रहे हैं। जी हाँ, but there are other countries where Indians are treated badly in terms of things. अफ्रीका में देखिए टैंजानिया से मार के भगा दिया गया था एक ही दिन में ईदी अमीन ने। तो इंडिया हैज a huge diaspora। इंडिया देखिए, बातें तो बहुत है इंडिया में कि इंडिया इज डूइंग इकोनॉमिकली वेल, बट जैसा आपने अगर इफ यू लुक एट द नंबर्स, 2700 है इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा। वो पीपीपी जो भी कर ले, 90% इंडियंस का डोंट हैव अ फॉर्मल जॉब, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, यानी पेंशन नहीं है, छुट्टियां नहीं मिलती, पेड लीव वगैरह नहीं मिलती। इफ़ यू आर अ वुमन, यू बिकम प्रेग्नेंट, तो आपकी गई जॉब, यू आर नॉट गेटिंग अ पेड लीव और समथिंग बिकॉज यू आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, रिटायरमेंट का प्रॉब्लम। सो पीपल आर स्टिल, मतलब कहते हैं अमृतकाल मोदी जी, बट पीपल आर लीविंग द कंट्री इन लार्ज नंबर। खुद बीजेपी के मिनिस्टर्स के बच्चे वहाँ नहीं रहते, डॉक्टर जयशंकर का बेटा यहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है, कई दूसरे मिनिस्टर्स के बच्चे और ऑल आइदर लिविंग अब्रॉड। अजीत डोवल के बेटे साहब जो है सो दुबई में रहते हैं, उनके पार्टनर एक पाकिस्तानी है, उनके साथ बिजनेस करते हैं। सो इंडियंस आर ऑल हैप्पी टू लीव इंडिया फॉर ए बेटर लाइफ, अनलेस आप करोड़पति हो, बहुत सारे पैसे हो आपके पास। अगर इंडिया में अगर आप महाना 1 करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ कमा रहे हो, तो देन यू वुड वांट टू लिव इन इंडिया लाइक ए किंग, नौकर चाकर ड्राइवर ये वो। जो लोग 4-5 लाख कमा रहे हैं ना आज वो इंडिया में, 5 लाख महीना कह रहा हूँ मैं, 4-5 लाख महीना, सो अबाउट $50,000-$60,000 दे हैव ए वेरी गुड लाइफ। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त हैं, 7 नौकर हैं उनके घर में 2 ड्राइवर हैं, उनके लिए एक ड्राइवर, उनकी बीवी के लिए एक ड्राइवर है, उनका एक माली है, उनके 2 कुक्स हैं, फिर एक बर्तन वो क्या पोछा वॉट एवर जैसे हाँ हाँ, मेड। मेड जैसे होते हैं, हाँ। ये सारे काम मैं करता हूँ यहाँ पर तो वो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में सभी रखते हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो ड्राइवर भी रखता हाँ, है, कुक भी रखता है, मेड भी रखता है। बट उनका जो इक्विवेलेंट है इन द वेस्ट, दे कांट डू दैट ठीक है, आप अगर आप अमेरिका में महाना भी अगर आप 40-50 हजार डॉलर बना रहे तो यू कांट लिव लाइक दैट। मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्वेंट की खाली बात करना, अदरवाइज यू कैन हैव हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप जाके देर आर, बाद लोग होटलों में रहते हैं ना यहाँ पे, पता है आपको, आके देन यू डोंट हैव टू क्लीन एंड फूड भी मिल जाता है आपको, जो सिंगल्स है थोड़े पैसे वाले लोग। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बट यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू नो, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट मूव टू इंडिया फॉर 10 लाख रुपीज अ मंथ। मुझे 1-2 करोड़ रुपए अगर दें वो, तो मैं 1-2 साल के लिए जाके रहकर आ सकता हूँ। बट देयर आर अदर प्रॉब्लम्स दैट पीपल डोंट वांट टू लिव। फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपसे बात कर रहा था, एक साहब उन्होंने कुछ 6-7 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, लेकिन कह रहे हैं खान साहब फ्लैट तो आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा अमेरिका में, इतना शानदार फ्लैट है उनका, मल्टी लेवल वगैरह, अंदर इंडोर पूल, ये सारी की सारी चीजें हैं। गुड़गांव नाम का जगह है। इधर मैं बाहर निकलता हूँ तो वहाँ पे सुअर भाग रहा है, गाय भाग रही है, बकरी भाग रही है, सारा का सारा गू पड़ा हुआ है सड़क पर, गू पे से कूद के मेरे को जा हैव टू गो टू माय कार। तो मैं अंदर तो 7-8 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, रोड तो वही है जिसपे 20,000 रुपए महाना वाला अपार्टमेंट वाला बंदा चल रहा है। सो ही इज नॉट हैप्पी, ही वांट्स टू मूव टू दुबई।
रिमोट कर, तो अगर वो बिजनेस अपना थोड़ा, अगर उसको अच्छा मैनेजर मिल जाता है जो डे टू डे अफेयर्स उसका मैनेज कर सकता है दिल्ली में, तो वो चले जाएगा दुबई रहने के लिए, एंड देन ही विल कम बैक 2 घंटे तो की उन्होंने फ्लाइट। अपार्टमेंट, इतने करोड़ का अपार्टमेंट लेने से पहले एरिया नहीं देखा था कि कहाँ पे रह रहे हैं? आई एम श्योर कि हर एरिया में इस तरीके से गन नहीं होता होगा। It is very difficult. So you have to be dealing with this reality. That is what he's saying. मतलब मैं तो गाड़ी में बैठा रहता हूँ, ऐसा पैदल चलने का मौका बहुत कम मिला है मुझे इंडिया में, बट दे हैव लॉट्स ऑफ सच कंप्लेंट्स, ट्रैफिक फंसे रहते हैं घंटों वगैरह। सो इवन द रिच वांट टू लिव आउटसाइड इंडिया, जो रिमोटली रह सकते हैं और फिर जाकर कमाते हैं। इनफैक्ट एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें गौतम गंभीर बड़े गुस्से से कह रहे थे कि जाके देखो कितने फ्लाइट्स 11:30 बजे के बाद रात को इंडिया से दुबई को जाते हैं, क्योंकि लोग आर ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया ताकि वो एनआरआई स्टेटस मेंटेन करने के लिए आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक वो इंडिया में पैसे कमाते हैं। और वो गवास्कर के बारे में कह रहा था गौतम ने कि गवास्कर भी शायद दुबई में उनकी रेसिडेंसी है, सो मेंटेन्स नॉन रेसिडेंट स्टेटस, टैक्स नहीं पे करते। सो देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग। तो बोलने का मतलब ये है कि things are still challenging in India in spite of prosperity. जी। लेकिन सर अब खैर वो एरियाज तो डिफरेंट होते हैं, वो तो पाकिस्तान में भी आपको कई एरियाज ऐसे मिलेंगे जो इतने क्लीन नहीं होंगे, और कई जो पॉश एरियाज हैं वो बहुत क्लीन होते हैं। तो आई डोंट नो उन्होंने कहाँ पे अपार्टमेंट ले लिया। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अगर अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, आपके ख्याल से अब किस मूड में है? इसलिए कि वो तो फिर वही बात की जा रही है कि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो कभी बंद है, कभी फिर खुला है, कभी फिर बंद है, और यहाँ पे यही कुछ चल रहा है कि डेली के हिसाब से ये फ्यूल प्राइस को कम या ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, फ्यूल प्राइस का जो सबसे ज्यादा कंट्रोल है वो चाइना की वजह से हो रहा है। चाइना इज कंट्रोलिंग एंड कीपिंग द प्राइस डाउन। अभी भी 90 के आसपास ही जा रहा है। इट हैजंट क्रॉस 90 ब्रेंट का जो प्राइस है। बट अगर वो सस्टेन रहा तो ऑलरेडी अमेरिका में 4 के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर $4 में अगर आपको गैस लेना पड़े इंस्टेड ऑफ 290, अगर आप $4 दे रहे हो तो इट इज़ वर्थ इट, ताकि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोक रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं लिया जिसके वजह से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था जनवरी में, उस इट इज़ एग्जैक्टली देयर वेयर इट वाज इन जनवरी, जंग से पहले। इट इज़ अभी भी वहीं पर है। बट प्रॉब्लम्स बहुत हो गए हैं यूएस को। फॉर एग्जांपल, आज मैं एक इंटरेस्टिंग बहस सुन रहा था कि अमेरिका की जो $1 ट्रिलियन बजट है, डिफेंस बजट, इट इज़ एक्चुअली ए कंस्पिरेसी टू ट्रांसफर पब्लिक फंड्स टू प्राइवेट फंड्स। यानी अब देखिए, खत्म हो गए, हथियार खत्म हो गए, इसलिए ये जंग नहीं छोड़ रहे। ट्रम्प इज नॉट फायरिंग मिसाइल बिकॉज द मिलिट्री सेइंग के बहुत कम है। इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंटरसेप्टर्स नहीं है हमारे पास, और वो कई साल लगेंगे टू कम बैक टू वेयर द यूएस वाज 2 साल पहले, जब बाइडन ने बेचना शुरू किया इसराइल को और यूक्रेन को, बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड। और इन्होंने जो पहले 3-4 हफ्तों में जितने हजारों की तादाद में जो रॉकेट्स वगैरह मारे हैं, देव रन आउट ऑफ द स्टॉक पाइल है थोड़ा बहुत, बट इमरजेंसी टाइप रखा हुआ है। सो द मिलिट्री इज नॉट इन फेवर ऑफ मोर काइनेटिक एक्शन। और फिर पानी के जहाज वगैरह से तो डर रहे हैं कि देखिए, अगर खुदा ना खास्ता एक भी ड्रोन लग जाता है अमेरिका की एक वॉरशिप को, तो इनकी तो हो गई ना पूरी तरह से ह्यूमिलिएशन। तो पब्लिक ओपिनियन जो बदलेगा, अगर सोचिए आप 50-60 अमेरिकन सेलर्स मर गए, आग लग गई जहाज में, जल के मर गए, इट विल बी सच ए ह्यूज स्कैंडल, आई कैन नॉट टेल यू। जो ट्रम्प जैसा क्लिंटन सोमालिया छोड़ के भागे थे, 25 कुछ मर गए थे अमेरिका के मरीन्स, और एक की लाश को खींच के ले गए थे वो बाजार से सोमालीज। तो अगर ऐसी आग वाग लग गई किसी शिप पे, एक ड्रोन एक्सीडेंटली लग गया, अगर वो माइन पे भी हिट कर दिए, सो इट विल बी क्वाइट ह्यूमिलिएटिंग। और ईरान हैज शोन बार बार के इट कैन अवॉइड यूएस डिफेंस सिस्टम्स, जो उन्होंने टारगेट्स किए हैं बेसिस को जॉर्डन में, बहरीन में, कतर में। अभी यूएई पे 4 जहाज को उन्होंने टिका दिया अच्छी तरह से। सो हॉर्मुज से तो ट्रैफिक बंद है, बाबल मंडप से भी बंद हो रही है। हूतीज ने फिर दोबारा उन्होंने अरामको के रिफाइनरी को अटैक किया है। सो द यूएस इज नॉट एबल टू डिफेंड
ना तो एलाइज को डिफेंड कर सके, ना तो द यूएस इज एबल टू कैप्चर इट। फिर उस पर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ऐसे इंतहाई बेवकूफाना बातें कर रहे हैं कि हद ही नहीं। पहले देखिए, मार्को रूबियो ने कई तकरीरें की कि हॉर्मुस इज एन ओपन वाटर्स हैं, फ्री वाटर्स हैं, इस पे टोल लगाना इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अब हम टोल लगाएंगे। फिर आप इंटरनेशनल लॉ वायलेट ने उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद वापस ले लिया उन्होंने वो धमकी। फिर उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अब हॉर्मुज को मैं ब्लॉक कर दूंगा, और जब तक ये सारे मुल्क पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वगैरह, जब तक उन्होंने एब्राहम एकॉर्ड्स नहीं साइन किया, मैं कुछ नहीं करूंगा। किसी ने साइन नहीं किया, आप कर रहे, यू हैव नॉट विथड्रॉन। फिर अब अनाउंस किया कि मैं अनकरीब अनाउंस कर दूंगा कि हॉर्मुज इज अमेरिकन टेरिटरी। ईरानियंस उसका ना सिर्फ जवाब दिया है, ईरानियंस आर ह्यूमिलिएटिंग ट्रम्प। उन्होंने कहा कि हम बात ही नहीं करते, जो करना है कर लो, वी विल नॉट टॉक टू यू। मतलब दे आर सेइंग क्लियरली कि वी विल वेट टिल दिस ट्रम्प का टर्म खत्म हो जाए पूरा, हम आराम से वेट करेंगे 2029 जनवरी तक। उसके बाद अगर नई गवर्नमेंट आती है, हम उनसे बात करेंगे, जो तुम करना है कर लो, और अगर तुम हमको अटैक करोगे, हम बुरी तरह से रिटेलिएट कर देंगे। सो दे आर स्टक, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, जाके फंस गए। देखिए, देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज इन अमेरिका जो डजंट मेक सेंस। मतलब इन लोगों से मैं दिन रात मिलता हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती कि या इट्स लाइक सेइंग कि आप हर चीज में बड़े शार्प और एक चीज पे एकदम स्टूपिड डम हो जाते हो, या आपने इतने पैसे खाए कि आपने अपनी जमीर को परमानेंटली मार दिया। सो फॉर एग्जांपल कि जो बातें फरवरी 11 को नेतन्याहू ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बेसिस पे उन्होंने जंग शुरू की, उसको फौरन ऑन द स्पॉट दूसरे दिन ही तुलसी गैबर्ट ने कह दिया ये सारी बातें गलत है। मार्को रूबियो ने बुलशिट लफ्ज इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि दिस इज फार्सिकल कहा वो जनरल जो है डैन। तो ट्रम्प को वो लफ्ज शायद समझ में नहीं आया, तो मार्को रूबियो ने कहा ही मीन्स बुलशिट। तो जो नेतन्याहू ने कहा, रूबियो सेड दिस इज बुलशिट। जेडी वैंस ने कहा ये सारे गलत है। पूरे के पूरे इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा वो झूठ बोल रहा है। CIA ने कहा वो झूठ बोल रहा है, दिस इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये सब गलत है, हमारे एस्टिमेट्स में ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग। उसके बावजूद ट्रंप ने नेतन्याहू की बात मानी और जंग शुरू करी कि 4-6 हफ्ते में हम ये कर देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा, रिजीम चेंज हो जाएगी। इतने बकवास किए। 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। नन ऑफ दोस, एक भी इन्होंने गोल अचीव नहीं की। ना तो यूरेनियम सरेंडर किया, ना तो डिस्ट्रॉय किया उसको, ना तो बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया, ना तो रेडार को डिस्ट्रॉय किया, ना तो ईरान हैज नॉट एंडेड सपोर्ट फॉर हुतीज या हिजबुल्लाह। उल्टा उनके जो नए कंडीशंस आए थे 7 कंडीशंस, उसमें तो उन्होंने कहा कि आप अटैक भी नहीं कर सकते हिजबुल्लाह को। सो दे हैव फेल्ड ऑन एवरी गोल। मतलब अगर एग्जाम होता तो 0 मिलता ट्रंप को फॉर दिस एग्जाम। उसके बावजूद जब इजराइल ने कहा कि आपके ऊपर असैसिनेशन हमला हो रहा है और CIA ने कहा नहीं, ये जनाब जैसा शिवाजी बच के भागे थे औरंगजेब से बास्केट में बैठकर, ये इसी तरह वो जो जब आप नेक्स्ट टाइम फ्लाइट पे जाओगे ना, तो राइट साइड पे बैठना प्लेन के। तो जो लेफ्ट साइड राइट साइड से वो आपको नजर आता है, दे आर लोडिंग वो क्रेट्स, इतने बड़े बड़े डब्बे लेकर आते हैं जिसमें से वो ट्रॉलीज जो लेके आते हैं ना, वो लोडेड आती हैं ट्रॉलीज फूड की। उस तरह बैठकर आया है डोनाल्ड ट्रंप छुप छुपा के। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ, कह रहे थे उसका प्लेन जो है वो चेंज किया गया। हाँ, तीन प्लेन चेंज किए उन्होंने। खतर की दिए हुए तोहफे में गए, साथ में दे टुक द एयरफोर्स 1। फिर अनाउंस किया कि डोनाल्ड ट्रंप विल फ्लाई बैक इन द ओरिजिनल एयरफोर्स 1 क्योंकि उसमें एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी ज्यादा है। और फिर उन्होंने C-32 दूसरे एयरफोर्स प्लेन में घुस गए, और ये सारों के सारे मार्को रूबियो को, स्कॉट बेसेंट को, कैरोलाइन लेविट को भी वो प्लेन में छोड़ दिया, और बोला भी तक नहीं कि इसको ईरान अटैक करने वाला है। जो अटैक के प्लान थे कि वो मैन पैड कर रहे ना रॉकेट से, जैसा कि तालिबान मारते थे रशिया के हेलीकॉप्टर्स को, उस तरह दे वर एक्सपेक्टिंग एन अटैक। लोग कहते हैं कि कैरोलाइन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी है, शी इज रिजाइंड। वो इसलिए रिजाइन किए कि शी फील्स के उसके खिलाफ ट्रंप ने धोखा दिया, बिकॉज ही डिडंट टेल हर, उसको सैक्रिफाइस पे छोड़ दिया।
बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से कि उसके बावजूद वो फिर इजरायली इंटेलिजेंस पे एक्ट किया एंड नॉट ऑन हिज ओन इंटेलिजेंस। मैं आज तक दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कैन यू इमेजिन कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर ओन इंटेलिजेंस पीपल जिनको आपने अपॉइंट किया है, और आप किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की बात सुन रहे हो जिसने आपको अभी इतना बड़ा धोखा दिया है। सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस डम थिंग। तो ये मतलब इतना डरे हुए हैं ये ईरान से अभी तक, डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशली, और इनको लगता है कि ईरान इनको हिट कर सकता है। कि आप डरे हुए हैं, इट्स जस्ट दैट इट्स लाइक सेइंग कि एक छोटे से पागल कुत्ते के साथ आपका मुकाबला हो गया एंड यू आर थिंकिंग ये कुछ भी नहीं, मैं तो शॉटगन से मार दूंगा, और आपकी शॉटगन अटक गई, आप फायर नहीं कर सके, आप क्या करोगे? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द डॉग बट यू आर नॉट एबल टू किल द डॉग। वैसा है वो सिचुएशन इनका कि इट इज लाइक टोटली फ्रस्ट्रेटेड। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि देखिए वो जिस तरह से वो नेगोशिएट करते हैं ना, यहाँ पर मैं एक्चुअली एक पाकिस्तानी अमेरिकन को जानता हूँ जो आई होप कि मैं उनको, खैर वो रिटायर हो गए हैं, तो वो ट्रम्प की एक होटल के मैनेजर थे जनरल में। तो ट्रम्प ने कहा था कि अटलांटिक सिटी में थी वो होटल, उन्होंने कहा कि इसको रेनोवेट करना है, ये पुरानी बात है 20-25 साल पुरानी, इसको रेनोवेट करना है, तुम में से जो सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है मैं उसको जनरल मैनेजर बना दूंगा इसका। तो ये पाकिस्तानी साहब एक बहुत ही जबरदस्त ढूंढ के कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आए और उसने कुछ $30 मिलियन का बिड किया टू रेनोवेट दैट होटल। तो ट्रम्प उसको देख के कहता है दिस इज लाइक रबिश, आई कैन गेट दिस चीपर। उन्होंने क्या चैलेंज कर दिया उन्होंने ट्रम्प को, दिस इज द बेस्ट डील, नोबडी कैन गेट यू बेटर देन दिस मिस्टर ट्रम्प। तो इसने कहा उसको लेकर आओ मेरे पास। तो ट्रम्प के पास उसको लेकर आया। ट्रम्प ने उसको क्या किया, अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर, ये न्यूयॉर्क में रहते थे ना ट्रम्प, तो वो होटल बन रही थी वहां पर, तो वो उसको हवा पे टूर दिया हेलीकॉप्टर का और कहा वो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, वो बिल्डिंग में तुमको मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे इस पर डिस्काउंट दे दो। तो वो बेचारा वो बड़ी बिल्डिंग की लालच में जो 100-200 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने ये 30 मिलियन डॉलर को 20 मिलियन कर दिया और लॉस खुद, मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रॉफिट वो लॉस में चला गया इन द होप कि उसको 200 का मिलेगा। ट्रम्प ने वो दिया नहीं उसको, और ये बेचारा लॉस में होटल बनाकर चला गया। तो वो साहब मिर्जा साहब मुझे कह रहे थे मुख्तदर मैं उस शहर में था और 4 साल और उस होटल में मैं मैनेजर रहा, मैं इतना शर्मिंदा था 4 साल के, मैं जल्दी जैसे मेरे रिटायरमेंट के पैसे जमा हुए मैं छोड़ दिया नौकरी, बिकॉज ही फेल्ट कि वो बेचारी की लाइफ खत्म हो गई, उसने जो 10 मिलियन या व्हाटएवर का लॉस लिया। So this is how Trump is to negotiate. But the Iranians are not fools like this. मतलब ये लालच पे नहीं पड़ रहे हैं, ये उनको लालच नहीं दे सक रहा। वो गधे जो उनका जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जब उनसे नेगोशिएट किए तो वो साइड में उनसे प्राइवेट बिजनेसेस भी नेगोशिएट कर रहे थे। तो वो ये सारे प्रोफेसर्स हैं, ये इनकी बातों में आने वाले नहीं। आपको पता है ये गालिबाफ वगैरह दे आर ऑल फ्रॉम तेहरान यूनिवर्सिटी के हैं। वो मारंडी प्रोफेसर जो मशहूर है ना, तो मारंडी के कॉलीग्स हैं। इनफैक्ट मारंडी इज मोर सीनियर इन हिज पोजीशन देन गालिबाफ। वो तो एसोसिएट प्रोफेसर है, फुल प्रोफेसर भी नहीं बने वो अभी जो स्पीकर ऑफ द हाउस है। तो दे आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर मोदी। इनफैक्ट वो सुना कि मैं वो जो ऑक्टोजेनेरियन साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी कंसल्ट कर रहे हैं वो बिफोर दे टॉक टू ट्रम्प। सो ही इज नॉट एबल टू नेगोशिएट। उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इनको बुली नहीं कर सक रहा हूँ, मैं इनको ब्राइब नहीं कर सक रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा। यानी उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो ईरानियन के साथ करें तो क्या करें, और इन्होंने मार नहीं अटैक करने से पहले नहीं सोचा था, अटैक से पहले इन्होंने ये सब कुछ बिकॉज ही लिसन टू नेतन्याहू। अगर वो मुझसे पूछते ना, मैं उनको बोलता कि हमने इनसे 1400 साल पहले पंगा किया, आज तक नहीं छोड़ा हमको। तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे ये। याद है ना, अभी तक खत्म नहीं हुआ वो शिया सुन्नी का। यू नो इट वाज अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, उससे कोई थियोलॉजी का मकसद ही नहीं था। इट वाज नथिंग अबाउट थियोलॉजी। करबला वाज अ पॉलिटिकल इशू। तो उसके बाद से आज तक हमको छोड़े नहीं, भूले नहीं। वो तो आपको क्या छोड़ेंगे वो। ये तो इन्होंने जो किया है नथिंग कंपेयर टू करबला। वहां पे तो कुछ 70 कितने लोग मारे गए। तो खैर ये लग रहा होगा ना कि हम बहुत बड़ी कंट्री हैं और ये छोटी सी कंट्री है, उस पे इतनी सारी दिस इज बिकम अनदर डिजास्टर। देखिए ये तीसरा डिजास्टर है इसी सेंचुरी का, इराक, अफगानिस्तान, अब ईरान। बिल्कुल। और लेकिन इन्होंने सबक कोई नहीं सीखा
अमेरिकन गवर्नमेंट ने या बट प्रेसिडेंट यू ने। मस्ट ऑल्सो रियलाइज के फॉर एग्जाम्पल जो जब इराक पे हमला हुआ था तो देयर वाज अ लॉट ऑफ चैटर के एक्सिस ऑफ इविल, और हम पूरे मिडल ईस्ट में नियोकॉन्स कह रहे थे कि पूरे मिडल ईस्ट में हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, यानी हम रिजिम चेंज कराते जाएंगे, पहले ईरान, फिर उसके बाद पहले इराक, उसके बाद ईरान, उसके बाद सऊदी अरेबिया। दैट वाज व्हाट दे वर क्लियरली सेइंग। तो इराक में जो रोक लिया है अमेरिका को, इराक तबाह हो गया इराक, बट इट बिकेम लाइक ए रोड ब्लॉक टू द यूएस के सारा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का पूरा एजेंडा, इनका मकसद ही सिर्फ प्रो इजराइल बनाना है मुल्कों को। इंडिया को तो वैसे ही बना दिए प्रो इजराइल, वो तो पीसफुली बन गया, इंडिया खुशी खुशी बन गया, बट दे कुड नॉट डू दैट। इवन इराक आज तक प्रो इजराइल नहीं बना वो, तो वो रोक लिया। ईरान के बाद भी यही इनका न्यूकॉन्स का फिर वही पुराना एजेंडा लेकर आए कि पहले हम ईरान को बना देंगे, फिर उसके बाद सऊदी अरब, ये सारे के सारे इब्राहिम अकॉर्ड्स में घुस जाएंगे। ईरान ने इनको रोक लिया, वहां फंसे हुए, दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक कि अगर बहरीन जॉइंस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, तो आई डोंट थिंक कि बहरीन विल बी एबल टू स्टे इन द इब्राहिम अकॉर्ड्स, या उसको नहीं शामिल करेंगे ये। नहीं, खैर ये इतनी आसानी से नहीं ला सकेंगे इसमें। और वैसे तो सऊदी अरेबिया का भी बहुत अच्छे से सुन रहे थे कि वो भी जो है वो ट्रेड करना चाह रहा है इसराइल से, लेकिन उसमें भी बीच में ईरान का ही नाम आया था कि ईरान ने रोक दिया और ईरान नहीं करने दे रहा। इसराइल बहुत ही छोटा, जैसा कि फॉर एग्जांपल इंडिया के इतने ताल्लुकात है, इंडिया का ट्रेड विद बांग्लादेश इज मोर देन इंडिया ट्रेड विद इसराइल। मतलब 9 मिलियन लोग ही, पर क्या कितना खरीदेंगे आपकी चीजें? ये आलू बोंडा खरीदेंगे, वड़े खरीदेंगे क्या? लाइक टेक्नोलॉजी में वो आपसे आगे हैं, आईटी वो आपको सिखाएंगे, आप उनको क्या सिखाओगे? तो फिर लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? सारे के सारे प्रो इजरायली बिलियनर्स ओन करते हैं, जकरबर्ग से लेकर डेल कंप्यूटर्स उन्हीं के हैं, जकरबर्ग फेसबुक उन्हीं का है, अब टिकटॉक भी उन्होंने खरीद लिया है, लैरी एलिसन जो एकदम ही प्रो इजराइल यहूदी बिलियनर है, तो दे कंट्रोल एवरीथिंग। आप उनको क्या सिखाओगे? अदानी जी। लेकिन सर ये इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, गल्फ कंट्रीज और दूसरी इवन पाकिस्तान भी, सब ये हर वक्त इजराइल के पीछे भी तो पड़े रहते हैं कि उसको खत्म कर देंगे, उसको मिटा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अगर कोई बार बार ये सुने कि उसको मिटा देंगे, उसको खत्म कर देंगे, इतनी नफरत अगर कोई सुनेगा तो जाहिर फिर रिएक्शन तो आएगा ना। वो आप भी फिर एक छोटा सा काम करें, आप यूज करते हैं चैट जीपीटी या कोई, आप उनको चैट जीपीटी से पूछे, गिव मी ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ इरानियंस सेइंग दे विल डिस्ट्रॉय इजराइल और बॉम्ब ईरान। आपको बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगे, अहमदी नजाद के अलावा कोई डायरेक्ट कोट नहीं मिलेगा आपको सिर्फ वेस्टर्नर्स मिलेंगे हु विल बी सेइंग दिस इज व्हाट ईरान सेज। फिर आप उससे पूछिए कि अटैकिंग ईरान कितने दा, आपको इतने कमेंट्स मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं सिविलाइजेशन तबाह कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा ईरान को। हिलरी क्लिंटन ने प्रॉमिस किया आई विल ओब्लिटरेट द वर्ड, जो ईरान के लिए इस्तेमाल किया हिलरी क्लिंटन ने किया था, आई विल ओब्लिटरेट। जॉन मैकेन जो रन कर रहे थे प्रेसिडेंट के लिए ओबामा के, वो तो गाना गा रहे थे, बॉम्ब 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 ईरान, बॉम्ब 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 ईरान। ये क्यों नहीं पता है आपको? तो गो एंड लुक एट इट। हर अमेरिकन लीडर आता है, ये प्रॉमिस करता है कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, मैं, और बोलना छोड़े आप, दे हैव एक्चुअली डन इट ना। जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं नॉन स्टॉप पिछले 40 साल से, देयर इज बीन गोइंग ऑन। लेकिन सर हमने यहूदियों के लिए तो हमने अभी तो लेट मी फिनिश। रोनाल्ड रेगन ने पूरी की पूरी नेवी डिस्ट्रॉय कर दी ईरान की 1980s में, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी नेवी डिस्ट्रॉय कर दी अभी। तो देयर इज अ नॉन स्टॉप अटैक ऑन ईरान। आप like what are you talking? There's no comparison now between Iran threatening them or they are threatening पाकिस्तान में। किसने कहा कि हम इजराइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और क्या किया? किया तो कुछ नहीं, लेकिन हर वक्त लोग कहते तो रहते हैं ना, और बोलते रहिए, आप भी देते बहुत चीजें बोलते हैं, हर यहूदी को मार दो और पता नहीं क्या क्या बोलने में क्या है, करने में क्या? अगर कहीं पत्थर के पीछे भी छुपा है तो निकाल के मार दो। तो इतनी नफरतें अगर करेंगे तो दूसरी तरफ से भी रिएक्शन तो आएगा। स्मोट्रिच को जाके सुनिए आप, तो जिस तरह से वो बात करते हैं, कल ही वो जो स्मोट्रिच बच्चे ने कहा कि हम रोज 40 को मारेंगे फलस्तीनी बच्चों को, एवरी डे वी विल किल 40 एंड दे आर किलिंग 40 पर डे। वो बच्चा क्यों कह रहा है? वो बच्चा मतलब वो बच्चा पागल है कि वो ऐसा कह रहा है? कहीं नहीं, से बच्चा कुछ नहीं कह रहा है, ना उसने। मैं मिनिस्टर की बात कह रहा हूँ।
अच्छा, इज़राइल के मिनिस्टर भी, मिनिस्टर की बात, लेकिन स्मोट्रिच की बात मैं कर रहा हूँ। वही कह रही हूँ ना कि कोई बैठे-बैठे ऐसे इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों चल रहे हैं, हमें वो भी तो देखना चाहिए कि I don't दोनों साइड्स, understand what दोनों your दोनों point गलत is. हैं। अगर आप trying to justify कि Israel genocide on Gaza is नहीं, equal नहीं, to, नहीं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं then सिर्फ ये then कह there's रही no हूँ। point in making the comparison. देखिए, भारत में भी बहुत लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, डिसमेंटल कर देंगे, बलूचिस्तान बना देंगे। अगस्त 11 को मेरे ही चैनल पे आके कितने लोगों ने कहा बलूचिस्तान जिंदाबाद, ये वो। तो उससे क्या नफरत, आपको लगता है कि भारत इज लाइक डूइंग टू इंडिया, पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान डज टू बांग्लादेश? मतलब विल यू होल्ड देम ऑन द सेम लेवल? क्योंकि इतनी झूठ हेट तो आपको टेलीविजन चैनल्स पे अर्नब गोस्वामी के कमेंट सुन लें आप पाकिस्तान को लेकर, नॉन स्टॉप नफरत। इस पे तो पैसे बनता है इनके टेलीविजन चैनल्स। बट द क्वेश्चन इज इंडिया एक्टिंग ऑन दैट? दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना, कि रेटरिक तो हर सोसाइटी में बहुत होती है। इफ यू आर नॉट फोकसिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको हजारों स्टेटमेंट, लिटरली हजारों स्टेटमेंट दे सकता हूँ। हमारे यहाँ बहुत नफरत इजराइल को लेके बहुत स्टेटमेंट्स आती हैं, और सिर्फ गजा के लिए नहीं, ये वैसे भी इनको इजराइल के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे ख्याल है वो चीज कम करेंगे तो फिर हर चीज कम होगी। मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही कि इजराइल बट ने जो गजा बट में वो किया जो वो गलत है। वेस्ट में जो डिस्कोर्स है, दैट इज द जस्टिफिकेशन फॉर द वायलेंस, कि ये देखो हमको धमकी देते हैं इसलिए हम उनके बच्चों को मारते हैं। दैट इज द जस्टिफिकेशन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज देयर इज वायलेंस डिस्कोर्स ऑन द अदर साइड ऑल्सो, नॉन स्टॉप वायलेंस। देखो अब फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने उठाकर जिहादी कह दिया अल सैयद को। ये कौन सी जबान है? ही इज बॉर्न इन अमेरिका, उसकी बीवी इंडियन है, उसके बारे में इतनी, मतलब आप कितने घटिया हो सकते हो, सोचिए आप कि आप एक अल सैयद की बीवी के बारे में कह दिए, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिसिन करके साइकोलॉजिस्ट है। आप अपनी बीवी को छोड़कर एक प्रोस्टिट्यूट पोर्नोग्राफिक औरत के साथ सेक्स कर रहे थे व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट। आपकी बीवी इज एन इमिग्रेंट और ये तो अमेरिकन बॉर्न है। सो द प्रॉब्लम इज कि ये डिस्कोर्स, वेस्टर्न डिस्कोर्स को कोई ईवल समझता ही नहीं है, हालांकि इट इज सच एन ईवल थिंग व्हाट जो ट्रम्प ने। और मैं आपको कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी हफ्ते की बात कर रहा हूँ जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अल सईद के बारे में कहा। इनकी बेगम बाहर से लेकर आए इन्होंने। इनफैक्ट मेहदी हसन जो है उसने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। इसने कहा कि 3 में से 2 बीवियां तो इनसे बाहर से आए। दैट शोज टू यू दैट इमिग्रेंट्स विल डू जॉब्स व्हिच अमेरिकन्स डोंट वांट टू डू। ट्रम्प से शादी अमेरिकन भी नहीं करना चाहते अब, तो उनको बार बार जाके बाहर किसी गरीब मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता। दिस इज सेकंड इंपोर्टेड वाइफ। सो आई थिंक दैट दोज डिस्कोर्सेस, लोग बहुत बातें करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, भाई चांस मिला नहीं लिए। सो इंडिया इज नॉट डूइंग एनीथिंग एक्टिवली टू इन्वेड। ऐसा अगर तो नजर आ जाएगा, फौजें जमा हो जाएंगी, वेपन सिस्टम्स आ जाएंगे, यू कैन सी कि ओके दे आर ट्राइंग टू अटैक। सो यू कांट जस्ट से कि हो राजनाथ सिंह ने कह दिया कि हम गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, सो दिस इज हेट्रेड, दिस इज इविल, नाउ वी विल रिटेलिएट एंड डिस्ट्रॉय एंड किल 20,000 चिल्ड्रन इन इंडिया। वैसा is not justified at all in any law, morality, ethics, कुछ भी ले लें आप। नहीं, बहरहाल कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकना चाहिए, और इतनी नफरतें और इतनी लड़ाइयाँ, इतनी लोगों की जानें भी देखिए नहीं अगर वायलेंस खत्म हो गया ना तो डिस्कोर्स भी बदल जाएगा। होना चाहिए। वायलेंस बंद नहीं होता ना, वायलेंस तो जस्टिफाई कर रहे हैं लोग, और बढ़ेगा वायलेंस, ये खत्म होने वाला थोड़ी है। देखिए दिस इज द लास्ट चांस फॉर इजराइल। बैलेंस ऑफ पावर बहुत इजराइल के फेवर में है और अमेरिका उसके हाथ में है। इससे बेहतर एडवांटेज इजराइल को कभी नहीं मिलेगा तारीख में, वो खुद जानते हैं। सो दे वांट टू डू एज मच एज दे कैन नाउ, एंड अनफॉर्चुनेटली साइमल्टेनियसली इतनी नालायक लीडरशिप मुस्लिम दुनिया में आपको कभी नहीं मिली। एंड आई डोंट केयर वेदर इट इज द अरब वर्ल्ड या आपका, आपके भी जो लीडर्स हैं, जो मैंने वो तकरीरें सुनी अगस्त की, अरे यार इट्स लाइक अ पैथेटिक। None of these leaders are worthy of being leaders of any decent society. Or selfish, regime continuity, personal benefits, मतलब जिस तरह से लीडर होनी चाहिए कि they put the priority of their country, of their community first and themselves, वो नज़र नहीं आता मुझे। I can't think of any Muslim leader today जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसा कि जॉर्ज वॉशिंगटन, he walked away
थर्ड टर्म नहीं किया, ही रिफ्यूज टू बिकम किंग। पता है जॉर्ज वॉशिंगटन को दे वांटेड टू मेक हिम किंग बिफोर दे डिसाइडेड कि जब तक हम डिसाइड नहीं करें कि किस किस्म की गवर्नमेंट बनाएंगे, हम आपको बादशाह बनाते हैं, क्योंकि दे डिडंट वांट मोनार्की इन द यूएस, जो फाउंडिंग फादर्स थे। और एक एडवांटेज ये था कि जॉर्ज वॉशिंगटन को बेटा नहीं था, सो जैसे सो देयर विल बी नो ऑटोमेटिक हेरिडिटरी नहीं होगी, सो वी विल हैव, तो ही सेड नो। फिर उसने थर्ड टर्म के लिए रन भी नहीं किया। He could have easily become, जॉन एडम्स को बहुत आसानी से हरा सकता था जॉर्ज वॉशिंगटन। लोगों के 14 अगस्त की जो इवेंट थी उसको देखने के बाद आपको लगा कि कोई लीडर नहीं है, उनमें तो कोई लीडर नहीं है। नहीं, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटमेंट, देयर वाज नो लीडरशिप, मतलब विजन ही नहीं दिया। दे वर एक्टिंग एज इफ कि कुछ लाइक दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 जीत कर आए हैं, इस तरह बातें कर रहे थे। फतेह, व्हाट वाज दिस, लाइक कौन से फतह किया? इट इज सो ऑफुल, लाइक कुछ तो रियलिटी से कनेक्ट रहे ना। देखिए क्या जाता आसिम मुनीर का, अगर जैसा कि नकवी ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, राइट, तो उसकी कंटिन्यूटी में कुछ कह देते कि देखो हम वी आर अवेयर कि थिंग्स आर वेरी बैड, पब्लिक आर अनहैप्पी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाफ द कंट्री, एटलीस्ट मिनिमम हाफ, अगर 3 प्रोविंसेस को ले के आर टोटली अनहैप्पी विथ व्हाट वे आर। भाई गुर्बत आपके पास, मैं अभी देख रहा था 16.5%, पाकिस्तान के 100 में से 17 ऐसे लोग हैं जो दिन के $3 से कम पैसे बनाते हैं, विच इज वर्ल्ड बैंक का जो एब्सोल्यूट पावर्टी, टेरेबल पावर्टी, इंडिया में सिर्फ 2.5-3% है। तो इंडिया 150 करोड़ का मुल्क है, आप लोग 25 करोड़ के हैं। इंडिया के 150 करोड़ में, जो इंडिया शुरू हुआ था इतना गरीब था, पाकिस्तान से बहुत गरीब था इंडिया, लेकिन सिर्फ इंडिया में सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख बहुत गरीब लोग हैं। पाकिस्तान में 4 करोड़ 20 लाख बहुत गरीब लोग हैं, एंड दैट इज ओनली आउट ऑफ 25 करोड़। तो सोचिए आप 17% लोग गरीब हैं, एंड यू आर, आपकी लीडरशिप की अवेयरनेस में नजर नहीं आता कि दे आर नॉट अवेयर। द नंबर 1 एजेंडा पाकिस्तान के लिए, द टॉप 3 थिंग्स, इससे हट के बात ही नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्रोल, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 हेल्थ केयर, उसके बाद दूसरी सारी चीजें। कश्मीर ले लेंगे, अरे जो है उसको ठीक से रखो यार पहले, फिर दूसरे, यू नो, इट्स लाइक व्हाट्स द पॉइंट। लीडरशिप की तो कमी है, लीडरशिप तो वाकई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डिफेंस की बात करते रहते हैं और बाकी किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं है, ना एजुकेशन पे, ना हेल्थ पे, और ना ही किसी और चीज पे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।